तो देखो हम लोग सबसे पहले बात गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेट रिलेशन एंड फंक्शन। इस पोर्शन में हम लोगों ने सेट कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं रिलेशन में और देन फंक्शन। यदि मैं रिलेशन की बात करूँ कि रिलेशन क्या है, तो देखो यार सबसे पहली बात सेट में हमने क्या बात देखी थी कि सेट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अभी मैंने वहाँ पे बात की थी यदि मैं आगे से मैं सेट बोलूँगा कि सेट ए सेट बी, तो बस मुझे इतना मान लेना है कि वो कोई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होगा। ठीक है, उससे मेरा काम चल जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट, दैट इज रिलेशन। रिलेशन जैसा कि इंग्लिश वर्ड है और इसकी मीनिंग ही है कि रिलेशन में मीन्स एक दूसरे से कुछ लोग रिलेटेड होते हैं। जैसे जनरल लाइफ के रिलेशन की बात करें हम तो भाई बहन का रिलेशन हो गया, माँ बाप का रिलेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो रिलेशन है वो इसमें मैथमेटिक्स में कैसे समझते हैं। तो मैथमेटिक्स में जैसे सिंपल मान लो किसी स्कूल की बात कर रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें से हम ये बात कर सकते हैं कि वो स्टूडेंट्स ब्रदर हो सकते हैं, या वो स्टूडेंट्स कोई दो स्टूडेंट भाई बहन भी हो सकते हैं, या कोई दो स्टूडेंट्स के बीच में बात करें कि एक की हाइट दूसरे से बड़ी हो सकती है, या बात करें एक की एज दूसरे से बड़ी हो सकती है, या इस तरह की जो भी बातें हम करेंगे ये कुछ तरह से रिलेशन कहीं ना कहीं मतलब एक के बीच में दूसरे का रिलेशन कहलाता है। मैथमेटिक्स में बात करें तो इसमें बोल सकते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, या फिर एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है, एक ट्रायंगल जो है दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है या फिर सिमिलर है। इस तरह के जो रिलेशन हम जनरली मैथमेटिक्स में बात करते हैं वो स्पेशली हमें पढ़ना है। ठीक है, लेकिन वन इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन रिलेशन, इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेशन में ये है कि देखो यदि मैं बोलूँ, सपोज करो यदि मैं ऐसा बोलता हूँ कि ए और बी ये दो पर्सन हैं, ए एंड बी, सपोज करो ये दोनों पर्सन हैं। ठीक है, इसमें मैं बोल दिया ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। तो कल को यदि मैं रिलेशन डिफाइन किया कि जो फर्स्ट वाला बंदा है इस सेकंड वाले का ब्रदर है, तो दूसरा यदि सेम इसी में लिखूं कि क्या ये भी सही होगा, बी इज अ ब्रदर ऑफ ए, क्या ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो ऐसा समझो कि यदि सपोज करो ए कोई बॉय है और बी सपोज करो गर्ल है, तो ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ये तो पॉसिबल है बट दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि बी ब्रदर नहीं, फिर बी उस केस में क्या होगा, सिस्टर हो। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि यदि इन दोनों का मैंने ऑर्डर चेंज किया तो ये रिलेशन भी चेंज हो सकता है या होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इन रिलेशन दैट इज ऑर्डर। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहला टर्मिनोलॉजी दैट इज ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन रिलेशन। सबसे पहली बात हम बात करेंगे ऑर्डर पेयर की। तो ऑर्डर पेयर तो हम सिंपल लिखें टू नंबर और एक्सप्रेशन, टू नंबर एक्सप्रेशन। ठीक है, टू नंबर और एक्सप्रेशन आर written in fixed order, fixed order। ठीक है, fixed order is different, is different। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि A and B then and B, A ये कैसे हैं, ये डिफरेंट थिंग्स, ऐसा समझ लेते हैं। तो हमने ये बोला
कि टू नंबर और एक्सप्रेशन आर रिटन इन द फिक्स्ड ऑर्डर इन डिफरेंट ए बी एंड बी ए, दोनों अलग अलग थिंग्स हैं और अलग अलग ऑर्डर पेयर हैं और इनको हम अलग अलग ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये आता है ऑर्डर पेयर। दूसरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इसको मैं रफ करता हूँ। दूसरी एंड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ये है, इसको समझते हैं, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब ये क्या कहलाता है इसको भी समझ लेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ये, इट इज डिफाइंड as A cross B where A and B are sets, ठीक है, and ठीक है, इसमें हम बात करते हैं आगे से, एंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर of AB where A belongs to A and B belongs to B। ठीक है, इसको पहले समझते हैं। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, इसको तो डिफाइंड एज, इसको आगे से लिख लेना, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। इस तरह से डिनोट करते हैं इसको। और A क्रॉस B में A एंड B आर अ सेट। मतलब ये हुआ कि कल को देखो जरा ध्यान से, मेरे पास दिया है 1 2 3 एंड 4, ये एक सेट दिया हुआ है। दूसरा सेट मेरे पास प्रेजेंट है A, मैं लिख लेता हूँ इसको A B C और D। ठीक है, तो A क्रॉस B, ध्यान रखना इसी ऑर्डर में लिखते हैं, A क्रॉस B। तो मैंने क्या बोला, इट इज डिफाइंड एज ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर का मतलब A B। जहाँ पे मैं ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो A से होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट वो B से होना चाहिए। इसका मतलब यदि 1 A से आया है तो सेकंड एलिमेंट 1A, 1 के बाद B, और 1 यदि इससे है तो फिर C भी पॉसिबल होगा, और यहाँ पे है 1 तो फिर D भी पॉसिबल होगा। आगे यदि फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती हैं, 2 क्रॉस B एंड 2 क्रॉस C एंड 2 कॉमा D। उसके बाद और क्या पॉसिबिलिटी आ सकती हैं, 3,1, 3, B एंड 3, C एंड 3, D। उसके बाद क्या हो सकता है, 4,A, 4, B, 4, C एंड 4, D, ये हो सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में इट इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर वेयर A B, ऑर्डर पेयर A B वेयर A belongs to A and B belongs to B। इन दिस मैनर हम लिख सकते हैं A क्रॉस B को कार्टेशियन प्रोडक्ट जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर पॉसिबल थे हम उसको लिख दिए। हम इनमें से हमें ये दिख रहा है कि यदि हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे वो ऑलवेज आएगा इस एलिमेंट से, इस सेट से, और सेकंड एलिमेंट की बात करेंगे तो वो ऑलवेज आएगा
सेट बी से, तो ये कहलाता है ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब ये हुआ कि यदि कल को मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ ए है ना, कार्टेशियन नंबर की बात करते हैं, यदि ये होगा पी एंड नंबर ऑफ बी ये है यदि क्यू, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे ये कहला जाएगा पी इंटू क्यू। ठीक है, ये नंबर ऑफ इन ए क्रॉस बी, ठीक है, ये कहला जाएगा पी इंटू क्यू। अब ये तो हो गई बात कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कल को यदि कोई यहीं से हमसे ये पूछ ले, ठीक है, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो वो समझ में हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखो, अब आप आते हैं रिलेशन में। तो एक सिंपल सी बात हमेशा समझ लें कि यदि हमसे कोई ऐसा पूछ ले कि यदि ए क्रॉस बी का ये पूरा का पूरा सेट बन चुका है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, यदि इसमें 4 एलिमेंट हैं और इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में 16 एलिमेंट्स होंगे। इस तरह से हमने समझा। अच्छा, दूसरी बात ये पूछते हैं, यदि कोई आपसे ये पूछ ले कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ये नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो जितने एलिमेंट होंगे, मतलब यदि कार्डिनल नंबर n होता है तो नंबर ऑफ सबसेट्स की हम बात करते हैं 2 की पावर n, तो इसका कार्डिनल नंबर यदि ए नंबर ऑफ एन ए जो है वो p है, नंबर ऑफ b q हो गया, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में p इंटू क्यू होगा, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ए क्रॉस बी में निकल करके आएगा 2 की पावर में p इंटू क्यू। और इस केस के लिए यदि बात करें तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो हो जाएंगे 2 की पावर में 16। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस की बात करें यदि हम, अब हम आगे चलते हैं। ये दो टर्मिनोलॉजी रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑर्डर पेयर सीखा, सेकंड टर्मिनोलॉजी हमने सीखी कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट सिंपली बात करें, इट इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर where A belongs to A and B belongs to B। कल को यदि B क्रॉस A निकालना होता हमें, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो A से होना चाहिए, B से होना चाहिए था, जो सेकंड एलिमेंट है वो A से होने चाहिए थे। यहाँ तक की बात क्लियर हो जानी चाहिए थी। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम बात कर रहे हैं आगे इसमें रिलेशन की। तो देखो रिलेशन क्या कहलाता है, रिलेशन थोड़ा समझते हैं। जैसे सपोज करो, ठीक है, रिलेशन थोड़ा सा इस तरह से समझो कि यदि सपोज करो तुम्हारे पास कोई दो सेट दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 सेट ए है एंड सेट बी है 1 2 4 6 5 8 एंड 9। इस तरह से रिलेशन है। ठीक है, कल को मान लो सपोज करो यहाँ पे मैं लिखता हूँ b इज इक्वल टू में एक रिलेशन डिफाइन कर दिया मैं, b इज इक्वल टू में 2a, ठीक है, या b इज इक्वल टू में a प्लस 2 लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं हम कि b इज इक्वल टू में a प्लस 1, कुछ भी एक रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है, ये एक रिलेशन डिफाइन किया है मैंने, जहाँ पर ए बी ऐसा लिखते हैं कि ए रिलेटेड टू बी और ए बिलोंग्स टू हमेशा ए और बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ बी। ठीक है, और इस तरह से रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रहा हूँ कि देखो यार, यदि कल को मैं ए की वैल्यू यदि 1 लेता हूँ, सपोज करो ए की वैल्यू हमेशा होनी चाहिए सेट ए से और बी की वैल्यू होनी चाहिए सेट बी से। यदि a की वैल्यू को मैंने 1 लिया तो इन दैट केस रिलेशन यदि मैं लिखने की बात करूं तो इस केस में देखो, यदि a की वैल्यू 1 लिया तो b की वैल्यू आ जाएगी 2, ये इधर से, ठीक है, इधर ये वाला 2 मिल जाएगा, ये 2 और 9 अलग अलग हैं, तो यहाँ से आ जाएगा, यदि मैंने 1 लिया तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद यदि यहाँ से मैंने 2 लिया तो यहाँ पर 3 मिलना चाहिए, b की वैल्यू कोई भी 3 नहीं। यदि यहाँ पर मान लो मैंने 3 लिया तो इधर से मिल जाएगा मुझे 4, 3 और 4 का ऑर्डर पेयर पॉसिबल है, और यहाँ से यदि मैंने 4 लिया यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 5।
ठीक है। अच्छा, तो देखो दूसरी बात ये है कि ये मेरा जो इस तरह का मैंने रिलेशन डिफाइन किया, तो इस रिलेशन में मैं ये कह सकता हूँ कि रिलेशन में ये मेरे तीन ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं जो मेरे पास रिलेशन दिया हुआ है। यदि कल को मैं ये सेट बी है, यदि कल को मैं ए क्रॉस बी लिखा होता, ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट मीन्स ए क्रॉस बी, यदि मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा होता तो ये वाले एलिमेंट भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते। मतलब ये हुआ कि जो रिलेशन आएगा मेरे पास, जो भी रिलेशन आएगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट होगा। क्या बोला मैं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो भी रिलेशन आएगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि देखो मुद्दे की बात ये है, अब इसको हम थोड़ा और अच्छे समझते हैं कि रिलेशन में कभी भी यदि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ए से बी में कोई एक रिलेशन डिफाइन है, तो उसमें दो बातें हैं कि या तो मैं इस तरह का, देखो कितना सुंदर सा रिलेशन मुझे दिख रहा है कि b = a+1 वाला हमें रिलेशन लिखना है, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि कई बार आप ऐसा रिलेशन, कई बार ऐसा होगा कि a क्रॉस b का आप कोई भी सबसेट बनाओगे, a क्रॉस b का मतलब क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b, तो a क्रॉस b के एलिमेंट से आप कोई भी सबसेट बनाओगे वो एक रिलेशन को शो करेगा। यदि आपके पास ऐसा एक रिलेशन दिया हुआ है तब तो आप ऐसा एलिमेंट इजीली लिख पाओगे और ये लिख के दिखा भी दिए। लेकिन मान लो कल को आपको एक दूसरा R2 दिया होता, ऐसा मान लो आपको लिखा होता कि 3,5 and 4,1 and 1,9, ठीक है, and 2,5, ठीक है, इस तरह से आपके पास लिखा होता है एक R2। तो हमें ये पता है कि ये जो R2 लिखा हुआ है ये भी A क्रॉस B का एक सबसेट लिखा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये भी एक रिलेशन ही होगा, चाहे इसका हम इस तरह से एक सुंदर सा रिलेशन डेफिनेशन डिफाइन कर पाएं और ना कर पाएं। तो बेसिकली रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कैसे समझना है हमें कि यदि A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट हम बनाएंगे, कोई भी सबसेट, वो एक रिलेशन को शो करेगा। इवन एम्प्टी सबसेट होगा वो भी एक रिलेशन को शो करेगा, और वो एम्प्टी रिलेशन होगा, हम बात कर लेंगे। तो कोई भी सबसेट हम बनाएंगे वो कहलाएगा एक रिलेशन। आइदर उसका हम इस तरह से एक अच्छी सी डेफिनेशन, इस तरह से रिलेशन जैसे इसका ये रिलेशन है, ऐसा हम डिफाइन कर पाएंगे और ना कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन हमको यदि ये दिया होगा तो ये लोग तो पूछ सकते हैं, बट यदि ऐसा दिया हो तो कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि इस तरह से रिलेशन डिफाइन करके बताओ। बस ये एक रिलेशन है, ये बात आती है और ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यदि A क्रॉस B में, या मैं ऐसा बोलूँ कि सेट A से सेट B में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ रिलेशंस हो सकते हैं, तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल हैं उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं। बिल्कुल हाँ। तो देखो यदि मैं बात करूं, यदि मैं ऐसा बात करूं कि इफ n ऑफ A इसी सेट में P है एंड n ऑफ B Q है, एंड रिलेशन डिफाइन है A/R2B, A से B में यदि रिलेशन डिफाइन है तो सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ A क्रॉस B कितना होगा, ये होगा P डॉट Q। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन जो डिफाइन हो पाएंगे वो हो पाएंगे 2 की पावर में PQ। समझ में आई बात? मतलब ये जितने नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल होंगे उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे।
ठीक है, ये बात हो गई रिलेशन की। अब अगली बात ये आती है, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात और पूछी जाती है वो ये है कि रिलेशन में और भी चीजें जो आती हैं वो ये पूछी जाती हैं, ठीक है। अगला इसी में बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन को बस इतना जरूर समझ लेना यार, सिंपल सी बात है, यदि हमें कोई एक सेट दिया है या कोई दो सेट दिए हैं, एक ए से बी में कोई रिलेशन डिफाइन किया है, तो सिंपल ए क्रॉस बी निकालो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, जो भी रिलेशन होगा उसी का सबसेट ही होगा, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसी में, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसी में हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो इसमें क्या होता है कि देखो सिंपल सी बात है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम क्या बात करेंगे, सबसे पहला रिलेशन आता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन क्या है, ठीक है, तो हमेशा बात कर लेते हैं a relation are defined in set A to B. A to B, a relation are defined in set A to B, है ना, then there is no element of set A is related to सेट बी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि देखो सपोज करो, यदि मान लो मेरे पास दो सेट, ठीक है, जो मैं अंग्रेजी में लिखा उसको मैं समझाता हूँ क्या है। मान लो मेरे पास ए और बी दो सेट हैं, 1 2 3 और 4। अगला सेट मैं फिर मान लेता हूँ 2 4 और यहाँ से लिख लेता हूँ मैं 7। ये मेरे पास सेट है। अब मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, चलो भैया रिलेशन बताओ, रिलेशन ए से बी में मैंने इस तरह से डिफाइन कर दिया, ठीक है, कि ए माइनस बी, ठीक है, या ए प्लस बी इज इक्वल टू 15, ए प्लस बी इज इक्वल टू 15, और यहाँ से मैंने बोल दिया कि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। यदि हमने ऐसा बोल दिया, अब हमें बताओ कि a प्लस बी इक्वल टू 15, तो देखो जरा ध्यान से, ऐसे मुझे कोई a की वैल्यू यहाँ से उठाना है आपको और b की वैल्यू इधर से उठाना है। तो देखो मैक्सिमम यदि यहाँ से 4 और यहाँ से 7 उठा लेते हैं हम लोग, तब भी 11 ही होता है, 15 तो हो ही नहीं सकता। मतलब ये होगा कि a क्रॉस b का कोई भी एलिमेंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन जो है ये फाई को बिलोंग कर रहा है। रिलेशन कैसा है, ए से बी के बीच में जो रिलेशन है ये फाई है। ए और बी की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई हो सके। तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन। अब दूसरा केस ये कि इसी में अब अगला हम बात करते हैं, देखो यूनिवर्सल रिलेशन की। तो यूनिवर्सल रिलेशन के लिए ये कि मान लो मैंने इसी को चेंज कर देता हूँ, ठीक है, हाँ देखो इसी में हमने क्या बोल दिया, यदि मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, देखो यूनिवर्सल रिलेशन सेकेंड है। यूनिवर्सल रिलेशन मैंने क्या बोला, रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए टू बी, है ना,
एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज related to set of B, ठीक है, सेट बी में यदि ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू सेट बी हो जाए, जैसे सपोज करो सेट बी है, आओ मैं कर देता हूँ रिलेशन एक मैंने डिफाइन किया, सपोज करो कि a माइनस बी मॉड इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू में 0। यदि मान लो मैंने ऐसा किया, ठीक है, a माइनस बी का मॉड ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो यार सोच के देखो, सिंपल सी बात है कि a और b, चाहे मैं कोई से भी एलिमेंट लूँ a और b, इन चारों में से कोई सा भी लूँ और इनमें से कुछ भी लूँ, या तो प्लस माइनस इंटीजर है तो कुछ भी नंबर रियल नंबर ही आएगा, प्लस माइनस ही आएगा, बट मॉड लगा है तो ऑलवेज जो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि आप कोई भी नंबर ले लो, इस रिलेशन को जो डिफाइन करेगा, ये रिलेशन जो होगा, इस रिलेशन के लिए आपको और सारे के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। मतलब 1 2 को भी आप ले सकते हो, 1 4 को भी आप ले सकते हो, 1 7 को भी आप ले सकते हो, 2 2 को भी आप ले सकते हो, 2 and 4 को भी आप ले सकते हो, and 2 and 7 को भी आप ले सकते हो, 3 2 को भी आप ले सकते हैं, 3 4 को भी ले सकते हैं, 3 and 7 को भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 4 and related to all element of set A is related to all elements लिखते हैं, all elements of set B, ठीक है। 4 को आप 2 लिख सकते हैं, 4 को आप 4 से लिख सकते हैं, एंड 4 को आप 7 से लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा देख लो कि सेट A के ऑल एलिमेंट्स सेट B के ऑल एलिमेंट्स भी रिलेटेड है। मतलब मैं यूं कहूँ कि पूरा का पूरा जो A क्रॉस B है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो R है ये पूरा का पूरा A क्रॉस B ही है, इसको इक्वल टू ही लगा देते हैं, ठीक है। जो रिलेशन है वो पूरा का पूरा A क्रॉस B के बराबर है। A क्रॉस B क्या है, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, ठीक है, A टू B, A जो होगा वो फर्स्ट सेट ऑफ A से होगा, B जो होगा वो सेट ऑफ B से होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशन। समझ में आया क्या? ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन निकल करके आता है, एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन निकल करके आता है, वो आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। वो आता है तो इसके आगे नेक्स्ट रिलेशन की बात करते हैं, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो देखो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले हमें 3 रिलेशन और समझने होंगे, ठीक है। वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यदि किसी सेट पे हम ये तीनों के तीनों रिलेशन बोल देंगे कि तीनों के तीनों रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फिर हम बोल देंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। जैसे समझिए जरा ध्यान से। अब सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये रिलेशन है क्या। सबसे पहले इन रिलेशन को समझते हैं, ठीक है। तो मैं हेडिंग डालता हूँ, सबसे पहला रिलेशन दैट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। इसको समझते हैं ये क्या है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसा लिख लेते हैं, अ रिलेशन आर इन अ
set A is called reflexive relation if A comma A belongs to R for every A belongs to A। देखो समझो जरा ध्यान से, मैथ्स में इन सब का बहुत मतलब है। A relation R in a set A is called reflexive relation if A comma A belongs to R for every A belongs to A। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, every A belongs to A। if A जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा सेट ऑफ ए को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कैसे इसको जरा समझते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूं उसको पहले समझते हैं कि सपोज करो कोई एक सेट है ए, सेट है ए 1 2 3 4 और सेट ए में ही डिफाइन करना है। मतलब मान लो सेट 1 2 3 4 सेट ए से ए में एक रिलेशन डिफाइन हुआ आर। अब रिलेशन की डेफिनेशन लिखना जरूरी नहीं कि रिलेशन ये एलिमेंट इस तरह रिलेटेड है। मतलब मैं सिंपल बोल दूं कि ए क्रॉस ए का यदि मैं कोई भी एलिमेंट उठा लूंगा, एलिमेंट का कहना चाहिए कि सबसेट कोई भी ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट उठा लूंगा, मैं तो सिंपल बोल दूंगा भैया एक रिलेशन होगा। मान लो हमको जबरदस्ती हमें एक रिलेशन दे दिया गिवन, ठीक है, रिलेशन गिवन इस तरह से है कि भैया मुझे बस ए क्रॉस ए का एलिमेंट ही होना चाहिए, सॉरी सबसेट ही होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो कि मेरे पास रिलेशन दिया हुआ है 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 1, 2 2, 3 एंड 4, 2। इस तरह से मतलब ए क्रॉस ए में जितने पॉसिबल सबसेट थे उन सब का मुझे सबसेट दे दिया, ठीक है। अब देखो उसका ही एक सबसेट दिया हुआ है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि देखो जरा ध्यान से, एक ऐसा रिलेशन लिखा हुआ है जहाँ पे मैं ये देख पा रहा हूँ कि सेट ए पे ए रिलेटेड टू ए, मतलब ए मान लो फॉर एवरी ए 1 2 3 4 हर ए के लिए मुझे देखना है कि जैसे मैंने 1 लिया तो क्या 1 1 से ही रिलेटेड है या नहीं है। तो देखो मेरे इस रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 आ गया है। उसके अलावा भी और भी एलिमेंट्स इंक्लूड हैं और नहीं हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है, बट इस सेट के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। कल को यदि मान लो यदि इसको मैं R1 बोलता हूँ और कल को R2 यदि कुछ इस तरह से निकल के आ जाता 1 1 2 2 2 3 3 3, ठीक है, 4 2 4 1 इस तरह से। तो देखो मुझे तो सिर्फ इतना देखना है कि 1 1 यदि सेट ए से ए में मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो कुछ नहीं, जो भी तुम्हें रिलेशन दिया हुआ है उसमें क्या करो, जाओ सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट देखो 1 2 3 4। अब सेट ए से ए में भी डिफाइन है तो बस इतना देखो कि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ और 4 4 के साथ है या नहीं। तो 1 1 2 2 3 3 और 4 4 नहीं है। तो देखो यदि 4 4 नहीं है तो मैंने बोला है एवरी एलिमेंट के लिए होना चाहिए, मतलब जितने एलिमेंट सेट ए में हैं उन सब के लिए भी होगा, तो हम उसको बोलेंगे वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है उसको भी समझते हैं।
सिमेट्रिक रिलेशन ये है, सिंपल ऐसा समझ लो, है ना। इसमें समझते हैं कि अ रिलेशन R in a set A is called symmetric relation if A1 A2 belongs to R then A2 and A1 belongs to R for each A1 A2 ठीक है। ये देखो, अब समझो जरा ध्यान से इसको। देखो दोनों में डिफरेंस क्या था, हमने क्या बोला कि अ रिलेशन R in a set A is called symmetric relation if A1 A2 belongs to R then A2 A1 belongs to R for each A1 and A2। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने कोई सेट लिया, ठीक है, सेट वही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 1 2 3 4 1 2 and 3 हमने लिया, 3 4 सेट ए से ए में ही बात कर रहे हैं। मान लो सेट ए से ए में हमने कोई रिलेशन डिफाइन किया। अब रिलेशन ये है कि यदि हमने बात किया 1 2 2 1, ठीक है, 3 2 and 3 2 2 3, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया 4 1 and 4 3 1 4 and 3 4। ठीक, आ जाओ जरा ध्यान से। देखो हमने क्या बोला कि यदि हमने इस तरह से बात की, ठीक है, इस तरह से कि देखो जरा ध्यान से, हमने 1 2 लिखा तो 2 1 भी प्रेजेंट है। देखो 1 2 इसका रिवर्स 2 1, 3 2 देन इसका रिवर्स 3 2, 2 3, 4 1 देन 1 4, 4 3 देन 3 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं फॉर ईच A1 A2, यदि A1 A2 मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, यदि A1 A2 प्रेजेंट है, R को बिलोंग करता है, तो A2 A1 भी R को बिलोंग करना चाहिए। समझ में आ रही बात? ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट का सबके साथ बनना चाहिए, या इनफैक्ट आपको ये भी मैं रफ कर दिया होता है सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते, मतलब 1 2 देन 2 1, तो ये भी एक सिमेट्रिक रिलेशन होता, क्योंकि मैंने ये बोला है यहाँ पर फॉर ईच A1 A2। इसका मतलब ये है कि हमारे रिलेशन में जितने A1 A2 R को बिलोंग करते हैं, उन्हीं में से यदि A1 A2 बिलोंग्स करते हैं देन A2 A1 भी उसी R को बिलोंग करना चाहिए, तो हम बोल देंगे सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, जैसे ये कि सपोज करो एक यदि जनरल हम लोग एग्जाम्पल लें, ऐसा बोल देता हूँ मैं कि सपोज करो, मान लो कि मैंने एक सेट लिया, ठीक है, सेट क्या लिया, T या L ले लेता, ठीक है, ये सेट है और सेट ऑफ straight lines in a plane। ठीक है, हम ऐसा बात कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन। ठीक है, यदि हमने
स्ट्रेट लाइन, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन, इसकी बात करें हम तो इसमें क्या बात कर सकते हैं कि मान लो मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया कि L1 रिलेटेड टू L2, और ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन इस तरह से डिफाइन कर दिया, ऐसा लिख लेता हूँ L1 एंड L2, और ये बोल देता हूँ कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ऐसा लिख देता हूँ, एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। अब सोच के देखो कि यदि कोई भी रिलेशन, यदि सेट ऑफ ऑल लाइंस हैं, मान लो ऐसी खूब सारी लाइनें बनी हुई ऐसे 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 कुछ भी है, तो मान लो यदि मैंने इसको L1 लिया और इसको L2 लिया, अब मैं बोल रहा हूँ कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, तो ऑब्वियस सी बात है यदि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 तो L2 भी परपेंडिकुलर होगी L1 की, ठीक है। यदि ऐसा रिलेशन है तो ये कहला जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में भी बात कर सकते हो, जैसे सपोज करो इसमें पैरेलल लाइन में, तो वहां पे रिलेशन डिफाइन कर लेते कि L1 इज पैरेलल टू L1, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी लाइन अपने भी पैरेलल खुद होती है, ठीक है, तो वो कहला जाता है, वो कहला जाता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यदि मैं रिलेशन पैरेलल टाइप का डिफाइन करता तो, ठीक है। अभी यहाँ तक क्लियर हुआ क्या। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। इसमें भी वही बात करेंगे हम लोग, ठीक है। आओ इसी में थोड़ा सा लिखते हैं। Transitive relation. A relation R in a set A is called transitive relation if A1 A2 belongs to R and A2 A3 belongs to R, then A1 A3 belongs to R। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यदि A1 A2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, A2 A3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से देखो A1 A2 इसका जो सेकेंड एलिमेंट है और किसी इसका फर्स्ट एलिमेंट यदि हो जाए और ये A1 A2 और A2 A3 बिलोंग कर रहा है, तो A1 A3 को भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। यदि ऐसी सिचुएशन बनेगी तो हम इसको बोल देंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन है फॉर ऑल है ना each A1 A2 A3 बिलोंग टू सेट A। अब समझते हैं जरा ध्यान से कि यदि सपोज करो वही फिर सेट मान लो A है कोई हमारे पास 1 2 3 4, A से A में ही यदि हमने रिलेशन डिफाइन कर रखा है 1 2 3 4, तो यहाँ से देखो यदि रिलेशन हमारे पास ये है कि मान लो 1 3 है, ठीक है, तो 3 1 2 1 3 है 2 4 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने बात किया 3 1 है, ठीक है, और उसके बाद हम बात कर सकते हैं या 3 2 मान लो, तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं 1 2 मान लो, इस तरह से। अब देखो जरा ध्यान से, हमने क्या बोला कि देखो 1 3 है, तो आप ये देखो कि यदि 1 3 है मतलब A1 A2 है, तो क्या कोई A2 A3 प्रेजेंट है क्या? तो यदि 1 3 है तो क्या कोई 3 2 प्रेजेंट है क्या? मतलब देखो यदि 1 3 प्रेजेंट है तो 3 2 प्रेजेंट है, तो इन दोनों को देखो यदि ये ऐसा है तो ये भी रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। यदि प्रेजेंट है 1 3 1 2 प्रेजेंट है तो हम इसको बोल देंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। अभी देखो सारे भी चेक करो, 2 4 है तो क्या 4 से कोई रिलेटेड है? नहीं है। 3 2 है, अब 2 है तो क्या 2 4 है? इधर देखो, है ना, ये देखो यदि मान लो 3 2 है तो 2 4 प्रेजेंट है,
तो 2 और 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 2 और 2 प्रेजेंट होना चाहिए। आगे चलता है हम लोग, उसके बाद और कोई 1 और 2, तो देखो जरा ध्यान से 1 और 2 है, इधर सुनते हैं 1 और 2, तो देखो 2 और 4 है। अब क्या होने वाला है, ऐसा बोलूँ कि 2 और 4 1 और 2, ठीक है 1 और 2 प्रेजेंट है, 2 और 4 है, तो 1 और 4 भी प्रेजेंट होना चाहिए, 1 और 4 भी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ऐसा समझते हैं 1 और 4 प्रेजेंट हो गया। उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं, इसमें आ जाओ 2 एंड 3, तो इसके बाद देखो जरा ध्यान से और कोई है 2 से रिलेटेड, देखो इधर 2 एंड 2 प्रेजेंट हो गया इधर। यदि 2 एंड 2 प्रेजेंट है तो यहाँ से फिर चेक करो कि देखो 3 एंड 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए, 3 एंड 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है। इधर आ जाओ 1 एंड 2, तो 2 एंड 2 1 एंड 2 प्रेजेंट है, ठीक है। इसके लिए चेक करो, इसमें यदि आओगे तो लास्ट एलिमेंट 2 है, तो 2 से कोई इनिशिएटिव, 2 से ये 2 और 4, तो 2 और 4 ये खुद प्रेजेंट है। इधर आते हैं 1 और 4, यहाँ से हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई है जिसमें लास्ट में 1 हो, ठीक है, नहीं, तो 1 एंड 2 ओके, और 2 एंड 4, तो 1 और 4 भी प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि आप हर एलिमेंट के लिए ऐसा चेक कर लो कि यदि A1 A2 प्रेजेंट है तो A2 A3 भी प्रेजेंट है, तो A1 A3 प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। ये इसका मेन मोटिव है। और यदि ऐसा है कि मान लो A1 A2 प्रेजेंट है और A2 A3 प्रेजेंट नहीं है, तो फिर हम A1 A3 की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि यदि कोई अदर रिलेशन, यदि देखो क्या है, यदि हमारे पास A1 A2 और A2 A3 प्रेजेंट है बट A1 A3 प्रेजेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। अदरवाइज यदि हमारे पास A1 A2 है और A2 A3 नहीं है, तो हम लोग A1 A3 की बात नहीं करेंगे, ठीक है, उसकी हम बात ही नहीं कर सकते जो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि 1 3, ठीक है, 1 3 है, तो देखो कोई 3 से स्टार्ट होने वाला, तो 3 से स्टार्ट होने वाला ये था, 3 2, तो 1 2 प्रेजेंट होना चाहिए, 1 2 ये प्रेजेंट है। 2 4 में आए तो 4 से स्टार्ट होने वाला कोई, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या, नहीं, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हम अगले में आए 2 में, तो 2 में देखें 2 से स्टार्ट होने वाला ये 2 4 है, ठीक है। तो यदि ऐसा बोल रहे हैं हम 3 2 प्रेजेंट है और 2 4 प्रेजेंट है, तो 3 4 प्रेजेंट होना चाहिए, 3 4 प्रेजेंट होना चाहिए। अब आगे आते हैं इससे 1 2 प्रेजेंट है, तो 2 2 1 2 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है तो 2 4, तो 1 4 प्रेजेंट है, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें 2 2 की बात करते हैं अभी, तो देखो जरा 2 2 इधर प्रेजेंट है और 2 4 इधर प्रेजेंट है, 2 4 प्रेजेंट होना चाहिए जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है। उसके बाद इसमें आते हैं 1 4 प्रेजेंट है, तो 4 से स्टार्ट होने वाला कोई, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई प्रेजेंट नहीं है, तो हम 1 4 की बात भी करने की हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखना है कि यदि A1 A2 प्रेजेंट है तो A2 A3 की बात करेंगे, सॉरी A1 A2 प्रेजेंट है और A2 A3 प्रेजेंट है, तो A1 A3 की बात करेंगे, अदरवाइज बात नहीं करेंगे और उसको हम ट्रांजिटिव बोल देंगे। और यदि ऐसा हुआ कि A1 A2 प्रेजेंट है, A2 A3 प्रेजेंट है लेकिन A1 A3 प्रेजेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। समझ में आ गया क्या? एक बार दोबारा से देखना, अच्छे से समझना और खुद से सॉल्व करना, कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है। मेन बेसिक फंडा यही है इसका। अब जैसे देखो एक और एग्जांपल ऐसा देख लो थोड़ा सा जनरल, कि यदि मान लो, यदि ऐसा मान लो कि वही बात मान लो, यदि ऐसा है तो मान लो कोई एक सेट है, हम बात करते हैं सेट ऑफ लाइंस, सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन, ठीक है। यदि हम एक प्लेन में लाइन की बात करते हैं और रिलेशन डिफाइन कर दिया, रिलेशन हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया L1 एंड L2 इज L1 L2, जहाँ पर L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। तो सपोज करो कि देखो जरा ध्यान से, मान लेते हैं हम कि ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है, ठीक है।
तो मैंने ये दे दिया कि मान लो L1 एंड L2 ये पैरेलल, ये बिलोंग कर रहा है R को, एंड L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L3, ये बिलोंग कर रहा है R को। तो फिर मुझे ये पता हो गया कि यदि L1 पैरेलल टू है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, तो फिर मैं बात कर रहा हूँ कि L1 इज पैरेलल टू L3 के, ठीक है। यदि ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हो जाए। पहले तो हम ट्रांजिटिव बोल देते हैं, पहले हम ट्रांजिटिव बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, यदि ऐसा हुआ तो अब हम शुरू से बात करते हैं। देखो यदि सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन, तो सबसे पहली बात यदि लाइन्स है तो हमने बोल दिया क्या, यदि L1 इज पैरेलल टू L1, L1 इज पैरेलल टू L1, चलेबल है, सही है ये, ठीक है। दूसरी बात, यदि हमने बात किया कि L1 पैरेलल टू L2 तो L2 पैरेलल टू L1, ये रिलेशन कहला जाए सिमेट्रिक। L1 पैरेलल टू L2 होता है, ये कहला जाएगा रिफ्लेक्सिव। और यदि L1 L2 L3, मैं बोल रहा हूँ L1 पैरेलल टू L2 के और L2 पैरेलल टू L3 के, तो हम बोल देंगे L1 भी पैरेलल होगा L3 के, तो ये कहला जाएगा ट्रांजिटिव। यदि किसी भी सेट में ये तीनों के तीनों रिलेशन एग्जिस्ट करने, तीनों के तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो फिर हम उसको बोलते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। ट्रांजिटिव के केस में ध्यान रखना कि यदि A1 A2 प्रेजेंट है, ठीक है, और A2 A3 प्रेजेंट है, तो ही हम A1 A3 की बात करेंगे। अदरवाइज हमें A1 A2 प्रेजेंट है तो जबरदस्ती A2 को लेकर नहीं आना है, उस केस में हम उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट ट्रांजिटिव बोल देंगे। अभी हमें सिर्फ इतना बोलना है कि A1 A2 और A2 A3 प्रेजेंट है, तो A1 A2 यदि प्रेजेंट नहीं है तो ही हम उसको ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। अदरवाइज हम A1 A3 के लिए बात ही नहीं करेंगे, और यदि बात ही नहीं करेंगे तो उसको हम ट्रांजिटिव बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन में ये कवर हो गया। एनसीईआरटी का 1.1 आप लोग 12th में खत्म कर सकते हैं, ठीक है। उसमें इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आपको स्पेशली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव पहचानना है, पहचान सकते हो, ठीक है। यदि मान लो आप ऐसा दूसरा और क्वेश्चन ऐसा शायद एनसीईआरटी बुक में है, यदि आपको दे दे सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, यदि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स दे दिया तो देखो अब उसको रिलेशन आपको दे दिया है, रिलेशन आपको क्या दे दिया है कि सपोज करो ट्रायंगल T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल T2, तो अब सिंपल सी बात है, कोई भी ट्रायंगल अपने खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा, ठीक है। यदि कोई ट्रायंगल अपने खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, मतलब खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा, दैट मींस रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसी में बात करो, यदि T1 और T2 है, T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2, तो आप ये कह सकते हो कि T2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1, इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा, ठीक है। उसी में फिर आपको बात करेगा, ठीक है। ठीक, उसके बाद फिर क्या हुआ कि आपको यदि रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, ट्रांजिटिव की बात करेगा, उसी में यदि T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 कॉन्ग्रुएंट टू T3, तो ऑब्वियसली बात है कि T1 भी कॉन्ग्रुएंट होगा T3 के, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, सेम होता है, इक्वल होता है ट्रायंगल्स में, है ना, ऑल कॉन्ग्रुएंट पार्ट इक्वल्स होते हैं। तो इस केस में हम बात कर सकते हैं कि ये भी पूरा का पूरा एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ऐसे कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप के आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, 1.1 कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कुछ रिलेशन में इंपॉर्टेंट बात, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये बात तो यहाँ तक की बातें जो हम लोगों ने की अभी, वो सब आपका एनसीईआरटी 1.1 बोर्ड लेवल से सही था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं रिलेशन में, और रिलेशन को अब हम रिलेशन से आगे बढ़ते हुए फंक्शन से कनेक्ट करूँगा, ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है। तो जरा देखो, समझो जरा ध्यान से यहाँ तक की बात। अब यदि मान लो सपोज करो तुम्हें कोई बोलता है कि सेट ए से सेट बी, यदि मैंने सेट ए और सेट बी बोला, मतलब कोई प्री डिफाइंड एलिमेंट्स के का सेट होगा, ठीक है, कलेक्शन होगा। तो देखो इसको लिखने का सिंपल तरीका, सेट ए से ऐसे लिखते हैं आर, है ना, अभी रिलेशन लिख रहे हैं इसलिए आर, आगे चल के फंक्शन भी इसी तरह लिखेंगे तो एफ लिखेंगे, ठीक है। मान लो 1 2 3 4, ठीक है,
उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ से ए बी एंड सी, ठीक है। ये हमने लिखा क्या, रिलेशन। रिलेशन डिफाइन हुआ ए से सेट बी में, ठीक है। तो मान लो मैंने बोला था ना कि रिलेशन के लिए हमें डिफाइन नहीं पड़ेगा, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें रिलेशन सपोज करो दे दिया गया, क्या क्या दिया गया हमें, मान लो कि ए रिलेटेड है बी से, ठीक है, 3 रिलेटेड है सी से एंड 2 रिलेटेड है बी से। ये हमें रिलेशन दे दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसमें से जितने भी जितना भी पॉसिबल ऑर्डर पे पॉसिबल था उसमें का मैं एक सबसेट, उस ए क्रॉस बी का मैं एक सबसेट बना लिया। तो हमने क्या बोला कि ए क्रॉस बी का आप कोई भी सबसेट उठाओगे वो एक रिलेशन को शो करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि A1B 3C 2B ऐसा हम यदि लिख रहे हैं तो ये एक रिलेशन को शो करेगा, ठीक है। अब दूसरी बात नंबर 2 समझते हैं कि देखो यहाँ से जो दूसरी बात आती है वो निकल करके आती है, ठीक है, वो है डोमेन एंड रेंज। इन चीज की बात करेंगे हम लोग, डोमेन एंड रेंज इन रिलेशन। तो देखो सबसे पहली बात ये कि डोमेन और रेंज क्या कहलाता है। तो डोमेन जो होता है, देखो ये वाला जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट्स हैं, इनको कहते हैं हम लोग डोमेन, ठीक है। या डोमेन को इसका नाम होता है प्री इमेज, ठीक है। और रेंज को कहते हैं इमेज, ठीक है। तो हम ऐसा बोल दें कि डोमेन को डायरेक्ट लिखेंगे इन रिलेशन के केस में, डोमेन को हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, है ना, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ गिवन रिलेशन। जो हमें रिलेशन दिया हुआ है उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो कहलाएंगे क्या, हमारे पास डोमेन। इस रिलेशन के केस की बात करूं तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा 1, 3 और 2, ये होगा हमारे पास डोमेन, ठीक है। अब आती है दूसरी बात कौन सी है, रेंज, ठीक है। रेंज मतलब इमेज, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ गिवन रिलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रेंज की बात करेंगे, ठीक है, तो रेंज में भी ऐसे ही लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, बी एंड सी, ठीक है। और बी एंड सी में हम जब बात करें देखो बी, सी और बी, तो जो एलिमेंट रिपीट कर रहा है उसको हम सेट में एक बार ही लिखते हैं। तो जो रेंज आएगा वो आएगा बी एंड सी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात डोमेन एंड रेंज की, ठीक है, कि रेंज कहलाएगा सेकेंड एलिमेंट्स, ठीक है, और डोमेन कहलाएगा फर्स्ट एलिमेंट्स, है ना। अब देखो ये तो हो गई बात यहाँ तक की रिलेशन की। अब हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं फंक्शन की ओर। फंक्शन का बेसिक समझते हैं क्या है। देखो जो फंक्शन है, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। सिंपल मैं ऐसा बोलूँ, यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ। तो जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं वो ये समझते हैं कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल फंक्शन आर रिलेशन बट ऑल रिलेशन आर नॉट फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेशन है उसी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी फंक्शन के लिए, बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो रिलेशन यदि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो रिलेशन में देखो क्या है
कि इससे कोई मैटर नहीं करता है कि मैंने A क्रॉस B में, जिसमें A से B में मैंने रिलेशन डिफाइन किया, तो A क्रॉस B के कार्टेशियन प्रोडक्ट का मैं कोई भी सबसेट बनाया, मुझे वो एक रिलेशन को शो करेगा। रिलेशन तो होगा लेकिन जरूरी नहीं वो फंक्शन हो। तो फंक्शन कब होगा वो हम बात करते हैं। जैसे देखो रिलेशन अभी क्या है यहाँ पे कि 1 2, देखा मैंने कि 1 का इमेज जो बन रहा है मेरे साथ B के साथ, ठीक है, 3 का इमेज बन रहा है C के साथ, एंड 2 का इमेज बन रहा है B के साथ, ठीक है। तो देखो रिलेशन में तो कोई भी सबसेट उठाओ वो रिलेशन कहलाएगा, लेकिन फंक्शन अलाउ नहीं करता है। फंक्शन ये कहता है कि मैं एक ऐसा रिलेशन हूँ, फंक्शन कहता है मैं एक ऐसा रिलेशन हूँ जब इस सेट के हर एलिमेंट का इमेज प्रेजेंट होना चाहिए। क्या बोला मैं कि सेंटर फंक्शन ये कहता है कि मैं एक तो ऐसा रिलेशन हूँ, दो कंडीशन है, एक ऐसा रिलेशन हूँ कि इस सेट के हर एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए और वो इमेज यूनिक होना चाहिए। क्या बोला मैंने, ठीक है। फंक्शन ये कहता है, फंक्शन के लिए हम यदि समझें तो, ठीक है, तो फंक्शन के लिए ऐसा समझें तो है ना, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि इन फंक्शन, ठीक है, इन फंक्शन there is ऐसा लिख लो, there is present image of all elements of set A। ये तब है जब हम A से B में फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अभी इतना समझ लो, एक तो ये है। इसी में दूसरा पॉइंट इमेज जो है वो मस्ट बी यूनिट। इसका क्या मतलब है ये भी समझते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन में मैं आता हूं, पहले इनका मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन में क्या है कि हर एलिमेंट का, ऑल एलिमेंट्स का इमेज प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये जो रिलेशन है इसमें क्या है कि 1 2 3 4, इसमें क्या था कि ये एक रिलेशन जो था इसमें 4 का इमेज प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। तो एक मैं दूसरा इमेज रिलेशन डिफाइन करता हूँ। दूसरा रिलेशन क्या है, इसको भी R1 बोलता हूँ, इसको R2 बोलता हूँ। दूसरा रिलेशन डिफाइन किया, A रिलेटेड है B के साथ, 1 रिलेटेड है B के साथ, 2 रिलेटेड है B के साथ, 3 रिलेटेड है C के साथ एंड 4 रिलेटेड है A के साथ, ठीक है। ये एक मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया और इसी में क्या लिख दिया, 1 रिलेटेड है A के साथ, ठीक है। ये अब यहाँ पे समझो क्या है कि मैंने क्या बोला कि इन फंक्शन देयर इज प्रेजेंट इमेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट का सेट का इमेज प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो मैंने देखा 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 और 4 सबका इमेज प्रेजेंट है, सही बात है, सबका इमेज प्रेजेंट है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरे कंडीशन में आते हैं, इमेज जो है वो मस्ट बी यूनिक, इमेज यूनिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो। जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ कि 1 का इमेज B भी है और 1 का इमेज A भी है, तो ये तो यूनिक रहा ही नहीं। 1 के दो इमेज पॉसिबल हो गए। मतलब मैं इस रिलेशन की बात करूँ, ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहली कंडीशन, हर एलिमेंट का, ईच एलिमेंट का आपके पास इमेज प्रेजेंट होना चाहिए और वो इमेज यूनिक होना चाहिए। वो इमेज यूनिक होने का मतलब B की 2 इमेज प्रेजेंट नहीं हो सकती है। हाँ, ऐसा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि B दो की इमेज है, ये चलेगा। A का भी इमेज है और B का भी इमेज है, वो चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल होगा कि 1 के 2 इमेज हो जाए, A भी हो जाए और B भी हो जाए, ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ कि इस रिलेशन को यदि मैं ऐसे लिखता, इस रिलेशन को यदि मैं ऐसे लिखता कि ये ऐसा था, देखो जरा ध्यान से, 1 2 3 4 ABC, यहाँ पे ये है कि AB तीर लगाएगा, 2B को तीर लगाएगा, 3 जो है C को तीर लगाएगा, 8 जो है ऐसे लगाएगा और ये फिर ऐसे लगाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखो एक बंदा किसी एक को ही तीर लगा सकता है या फिर दो बंदे मिलके तीर लगा दें तो वो चले वाला है, बट एक ही बंदे दो लोग को तीर नहीं लगा सकता। ठीक है, तो ये चीज अलाउड नहीं है। तो ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। अब मैं तीसरा रिलेशन डिफाइन करता हूँ, R3। मान लो 1 है B के साथ, 2 भी है B के साथ, 3 है C के साथ एंड 4 है A के साथ एंड 1 है एंड, ठीक है, यही है लिखते हैं। ठीक है, ये हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया है। अब समझो जरा ध्यान से कि R3 जब मैंने डिफाइन किया तो सबसे पहली बात, फर्स्ट कंडीशन कि ईच एंड एवरी एलिमेंट का इमेज प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब ठीक है। तो सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4 सबका इमेज प्रेजेंट है। ठीक है, अब दूसरी बात, 1 का इमेज B है, 2 का भी B है, 3 का C है, 4 का A है। ठीक है, इसको यदि मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक सेट है, दूसरा सेट ये है, 1 2 3 एंड 4 A B एंड C। तो A ने 1 ने तीर लगाया B को, 2 ने तीर लगाया B को, ठीक है, 3 ने तीर लगाया C को और 4 ने लगाया 1 को, इस तरह से। तो यहाँ से हमें पता ये चल रहा है कि देखो एक बंदा एक को ही तीर लगा रहे हैं या फिर दो बंदे मिलकर भी एक को तीर लगा रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि ये देखो हम देख पा रहे हैं कि हर एलिमेंट का यूनिक इमेज भी प्रेजेंट है। एक तो सबका इमेज प्रेजेंट है, दूसरा जो इमेज है वो यूनिक है। यदि इमेज यूनिक है तो हम इसको बोलेंगे कि ये कहलाएगा एक फंक्शन। तो ये रिलेशन तो है ही सही और ये कहलाएगा फंक्शन। ठीक है, तो हम ऐसी बात करें कि ऐसा रिलेशन जो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन को फुलफिल करता हो, वह कहलाता है फंक्शन।